with the name of Allah Almighty. The first class, Master in English Literature. You are now student of Master in English Literature. लिटरेचर कई किस्म के होते हैं. उर्दू लिटरेचर भी है, पंजाबी लिटरेचर भी है, सराइकी लिटरेचर भी है, फ्रेंच लिटरेचर है, इसी तरह ग्रीक लिटरेचर है. आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं. लिटरेचर का क्या मतलब है? लिटरेचर का मुराद जो चीज़ भी रिटन फॉर्म में होगी, जो चीज़ भी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, चाहे ओरल हो चाहे लिखी होगी, वो लिटरेचर कहलाती है. चाहे मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन है या वो किसी साइंटिफिक डिवाइस के बारे में है, वो लिटरेचर है. लेकिन अब हम लिटरेचर की डेफिनेशन नहीं करते हैं. हम कहते हैं लिटरेचर समथिंग विच इज़ लीडिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लीड करे, नया ख्याल दे. मैं लिटरेचर की एक डेफिनेशन करूँगा, यूनिवर्स ऑफ आइडियोलॉजी, ख्यालात की एक दुनिया. ओके, आपने अपने इस लिटरेचर से दुनिया के बारे में सेंस गेन करना होता है, पूरी दुनिया को जानना होता है. ओके, इस इंग्लिश लिटरेचर में पूरी दुनिया है, हर चीज़ मौजूद है. ओके, इन पंजाब यूनिवर्सिटी देयर आर 5 पेपर्स इन पार्ट 1. पार्ट 2 में भी 5 पेपर्स हैं. पार्ट 1 में कौन कौन से 5 पेपर हैं? पेपर 1 इसे कहते हैं क्लासिकल पोइट्री. ठीक है, क्लासिकल पोइट्री. इसमें 6 पोइट्स हैं. आपने अगर कभी पोइट्री की बुक खरीदी हो, जैसे कि एक पोइट है उसका नाम है मोहसिन नकवी, उसकी किताब अगर खरीदेंगे तो उसकी किताब का नाम है बरगे सहरा या दीद अजाब, अजाब दीद है. ओके, अब उस एक बुक के अंदर मोहसिन नकवी की कितनी एक पोएम्स होंगी? कितनी होंगी? आपने कभी खरीदी है कोई पोइट्री की बुक? सूरज पे कह का ज़न्नू पढ़ी है आपने? मेरी लिखी हुई है. अच्छा, एक बुक के अंदर 40-50 नज़में गज़लें होती हैं अमूमन. ओके, यानी कि एक पोइट का सारा लिखा हुआ जो कुछ मटेरियल होता है उसी के अंदर होता है. नाउ देयर आर 6 पोइट्स. हर पोइट की एक किताब है जिसमें सिर्फ उसी की लिखी हुई पोइट्री है. ओके, इसके अंदर सपोज जॉन डन है, पोप है, जेफरी चासर, सेम लाइक सरे वाइट, ये पोइट्स के नाम हैं. ये आपको आ जाएंगे, परेशानी की ज़रूरत नहीं. पेपर 2 इसे ये ड्रामा है. जिस तरह आप टीवी पर ड्रामा देखते हैं, अब ये रिटन फॉर्म में ड्रामा होगा. ओके, तो हमारे ड्रामाज जो होते हैं मोस्टली वो पैशन पर होते हैं, जज्बात पर होते हैं कि किसी को किससे मोहब्बत होगी या किसी को किसी से घर से निकाल दिया. लेकिन ये जो ड्रामाज होते हैं इनका मोहब्बत के अलावा और भी थीम होते हैं साइकोलॉजिकल, और ये ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, इंसान की नेचर के बारे में बताते हैं. ये ड्रामाज 5 ड्रामाज हैं. पेपर 3 आप देने जाएंगे तो ये नावल का है और 5 नावल्स हैं. प्रोज के अंदर, प्रोज का मतलब होता है नसर. नसर का मतलब होता है मजमून लिखे हुए, जैसे या कोई सफ़रनामा लिखा हुआ, ट्रैवलोग कहते हैं. तो इसके अंदर प्रोज है. 5 राइटर्स हैं, बड़े फेमस राइटर हैं, जैसे जोनाथन स्विफ्ट है, बेकन है, रसल, साइंस एंड वैल्यूज़ BA में आप पढ़ चुके हैं रसल. जिस तरह कि रसल का ऐसे था वैसे ऐसे हैं ये. ओके, ये प्रोज है. अच्छा, पेपर 5 क्या है? ये अमेरिकन लिटरेचर है. पेपर 4 तक अलग बात है, फिर पेपर 5 अलग है. पेपर 5 में अमेरिकन लिटरेचर है, वो लिटरेचर जो अमेरिकन ने लिखा है. अमेरिकन ने पोइट्री भी की है, अमेरिकन ने ड्रामाज भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं. तो उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने 4 पोइट्स अमेरिकन पोइट हैं, 2 ड्रामाज हैं, 2 नावल्स हैं. ऊपर भी आप ड्रामा और नावल पढ़ेंगे, लेकिन ये इंग्लैंड के हैं मोस्टली या ग्रीक हैं. इसमें फिर पढ़ेंगे ड्रामा भी, नावल भी, पोइट्री भी, 3 चीज़ें पढ़ेंगे. ये लेकिन अमेरिकन की लिखी हुई होगी. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस स्ट्रक्चर? अच्छा, अब ये 5 बुक्स हैं रफली, राउंड अबाउट, या 6 बुक्स हैं.
आपको मैं 4 बुक्स प्रिपेयर करवाऊंगा। 4 बुक्स के अंदर हर बुक के 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आप, तो 16 क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं 16 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, 16 से 17 क्वेश्चन याद नहीं करना। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको 5वीं बुक भी पढ़ाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो हो सकता है मैं 3 बुक्स पढ़ाऊँ आपको, 12 सवाल आप तैयार करें। ये डिपेंड करता है आपके रिफ्लेक्सेस पर, आपके रिस्पॉन्स पर। क्लियर? अच्छा, बोरियत वाली चीज़ नहीं है इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ही मज़े की चीज़ है। ऐसे जैसे आप गाने सुनते हैं, जैसे आप ड्रामे देखते हैं, नावल पढ़ते हैं, बस वैसी चीज़ें हैं। ना आपने कैलकुलेटर उठाना है, ना फार्मूले याद रखने हैं आपने, ना इकनॉमिकली आपने ग्राफ बनाने हैं। आपके पास एक डिक्शनरी होती है, एक अपनी बुक होती है, बस सराहने पर लंबे पड़ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं। जितना समझ में आए जहन में रखते हैं, जब नींद आए सो जाते हैं। आपकी नींद भी कीमती होती है, और रात को जब आँख खुल जाती है फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो उसमें इंटरेस्ट ही ऐसा होता है। अभी आप एक मूवी शुरू करें, आपको नींद आ रही है, आप सो जाएंगे ना। लेकिन अगर आपने पीके मूवी आधी देखी है, सुबह बेचैन हो जाएंगे, अभी इसको पूरा करें। सेम इज़ द केस विद दीज बुक्स। इन बुक्स में भी ऐसा ही मामला है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग बुक्स। लेकिन इन तमाम बुक्स के साथ आप विजडम गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते हैं। आई थिंक मेरी ये बात यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे पीरियड्स। नाउ बिफोर स्टार्टिंग रेप ऑफ द लॉक, we will first discuss about the history of periods. Okay, history of periods. periods की क्या हिस्ट्री है, कि अदवार क्या है दुनिया के अंदर, कौन कौन सी स्टेजेस आई हैं, ऐसा ना, कौन कौन सी स्टेजेस आई हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, कि नया दौर शुरू हो गया, फिर नया दौर शुरू हो गया, फिर नया दौर शुरू हो गया। हम सबसे पहले देखते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड, ये क्लासिकल पीरियड ग्रीक से मंसूब है। ग्रीक, हम ग्रीक को मोस्टली तमाम अलूम का फादर कंसीडर करते हैं। ये ग्रीक यूनान जिसे कहते हैं, यूनानी हैं, और ये पीरियड शुरू होता है 1200 BC में, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले से शुरू होता है ये पीरियड, और ये ख़त्म होता है 5वीं सेंचुरी में आकर, 5th सेंचुरी में, जब 5 सदी हुई थी। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले ये पीरियड शुरू हुआ, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ हुई या वो आ गए तो वो सेंचुरी फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद 5 और सदियां गुजर गई। ठीक, ये 5th सेंचुरी पर क्लासिकल पीरियड ख़त्म होता है। आप किसी क्लासिकल राइटर को जानते हैं? याद हो आपको, एक विर्जिल था, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। विर्जिल, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1 सदी पहले आया था। ये कौन था? ग्रीक था। कौन था? एक और राइटर है, वो होमर उसका नाम है, होमर। वो ब्लाइंड था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400-500 साल पहले आया था, ग्रीक था। एक और राइटर को आप जरूर जानते होंगे, उसका नाम प्लेटू है। हाँ, प्लेटू, उसने कहा था विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। आगे याद? ठीक है, वो ग्रीक हैं ये सारे के सारे। तो ये ग्रीक पीरियड में कंसीडर होते हैं। ग्रीक ने इस दौर में जो कुछ लिखा, हम कहेंगे ये क्लासिकल है। ग्रीक के साथ ग्रीक के हमसायों ने भी अगर उन जैसा कुछ लिखा, हम उसे भी कहेंगे ये क्लासिकल है। आज के दौर में अगर कोई शख्स बैठकर बिल्कुल वैसा लिखे जैसा कि ग्रीक लिखते थे 1200 BC से लेकर 5वीं सेंचुरी तक, तो हम उसको भी कहेंगे ये शख्स क्लासिकल है। ठीक हो गया? नहीं समझ आई? आ गई है? अच्छा जी, ये 5वीं सेंचुरी जब होती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 5 सदियां बाद ये पीरियड ख़त्म हो जाता है।
अब लिटरेचर उठाएंगे, कोई शख्स कहता है यार आप किस लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं? यार मैं ना क्लासिकल लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ, बहुत कमाल होता है यार। अच्छा भी ये क्लासिकल लिटरेचर का आदमी है, क्लासिकल दौर का आदमी है, पुराने दौर के लिटरेचर को पसंद करता है, ठीक हो गया। अरिस्टोटल, अरस्तु भी इसी जमाने का है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पीरियड आता है, इसे कहते हैं मिडीवियल पीरियड। क्या? मिडीवियल पीरियड। अच्छा, मिडीवियल पीरियड में ये 5th सेंचुरी से शुरू होता है, जहां क्लासिकल खत्म हुआ वहीं पर मिडीवियल स्टार्ट हुआ, और ये 15th सेंचुरी तक चला जाता है, 15वीं सदी तक। क्लियर है? और जब यहां पर अकबर बादशाह थे, उस दौर तक मिडीवियल पीरियड चल रहा था उधर। हम तो उनसे कट ऑफ बैठे थे ना, हम तो उनसे मिल ही नहीं रहे थे, उनसे हमारे ताल्लुकात ही कम थे। अच्छा जी, इसे कहते हैं मिडीवियल पीरियड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मिडीवियल पीरियड में कोई ख़ास लिटरेचर क्रिएट नहीं हुआ। मिडीवियल पीरियड में बस गॉड के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया, ठीक है। लोगों ने अपनी कंसंट्रेशन गॉड पर कर रही थी, और इस दौर में फिलासफर ज़्यादा हैं, डिकॉर्ट जैसे फिलासफर मौजूद हैं। अच्छा, इस पीरियड में, मिडीवियल पीरियड में एक पोइट है बहुत मशहूर, उसका नाम है जेफरी चासर, वो आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पोइट है। क्लियर? अच्छा, मैं एक बात और करता चलूं, ये क्लासिकल पीरियड में पोएट्री किस तरह की लिखते थे, ठीक है। तो मैं कहूँगा क्लासिकल पीरियड में जो कमाल पोएट्री की किस्म थी उसे कहते एपिक पोएम। क्या कहते? जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो साथ साथ लिखते जाएंगे। 8 पीरियड हैं, और मैं 2 पीरियड की बात कर चुका हूँ, दोबारा पहले पीरियड पर आ गया हूँ, क्लासिकल पीरियड पर। और मैं यहाँ पर आप लिख लें EPIC, एपिक पोएम। अच्छा भी, अब मैं आपसे कल अगर पूछूंगा क्लासिकल पीरियड क्या है, आप कहेंगे 12th 1200 BC से शुरू होता है और 5th सेंचुरी पर ख़त्म होता है। मैं कहूँगा इस पीरियड में, क्लासिकल पीरियड के कोई राइटर बताएं, आप मुझे बता देंगे। कौन कौन से बताएंगे? नो, अरिस्टोटल, प्लेटो, विर्जिल, ये बता देंगे। मैं आपसे कल पूछूंगा इस क्लासिकल पीरियड की सबसे अच्छी और कमाल पोएम कौन सी थी, आप कहेंगे एपिक पोएम थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एपिक पोएम पर कि एपिक पोएम क्या होती है। नाम तो बड़ा आर्ट सा और अजीब सा आपको लग रहा होगा, ये क्या है एपिक पोएम, ठीक है। एपिक पोएम वो होगी जिस पोएम के अंदर एक हीरो होगा, जिस पोएम के अंदर हीरो कोई कमाल कारनामा सरंजाम देने जाएगा, जिस पोएम के अंदर हेवन की बात होगी, हेल की बात होगी, गॉड की बात होगी, गॉडेस की बात होगी, एंजल्स की बात होगी, फेरीज की बात होगी, और वो लंबी पोएम होगी, कम से कम 100-150 सफ़ों की एक ही पोएम होगी, ठीक है। वो किस्सा होगा ना, पोएट्री में किस्सा होगा, ठीक है। अब दोबारा बात करें, क्लासिकल पीरियड में सबसे अहम चीज थी एपिक पोएम, और एपिक पोएम की क्वालिटीज ये हैं, हर वो पोएम एपिक पोएम होती है जिसमें एक हीरो होता है, और हीरो जो है वो एक एडवेंचरस डीड परफॉर्म करता है। क्या करता है? और उस पोएम में और क्या चीजें होनी चाहिए? फेरीज, हेवन, हेल, गॉड, गॉडेस, ठीक है। और एक एडवेंचरस डीड परफॉर्म करें कि दूर दराज सफर पर निकले, घोड़े पर बैठकर, तलवार उसके पास हो। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, उसका नाम है ट्रॉय। ट्रॉय मूवी नहीं देखी? देखी है आप लोगों ने? ट्रॉय मूवी एपिक पोएम है। उसमें एक हीरो है जो कि इमॉर्टल है, उसे कोई भी नहीं मार सकता। वो तलवार लेकर जाता है, दूर दराज जाकर वो
किसी और स्टेट पर हमला करता है और जीत जाता है। सपोज मैं कहानी बताता हूँ, तो एक लंबी पोइम है जिसमें देवियाँ, देवता, गॉड, जिसके अंदर एंजल्स, हेवन, हेल, सब का जिक्र होता है। क्लियर जी? क्लासिकल पीरियड है 1200 BC में शुरू हुआ, 5th सेंचुरी पर एंड हुआ। इसमें नामवर राइटर प्लेटो, विर्जिल, होमर हैं, अरिस्टोटल है। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है एपिक पोएम, और एपिक पोएम में एक हीरो होता है और एडवेंचरस डीड होता है उसके अंदर, और हेवन, हेल, एंजल्स की बातें होती हैं। ठीक है? इस पूरे चार्ट का सबसे अहम हिस्सा मैं आपको बता चुका हूं, एपिक पोएम। ठीक? अच्छा, दूसरे नंबर पर है मिडीवियल पीरियड। मिडीवियल पीरियड 5th सेंचुरी में शुरू होता है और 15वीं सेंचुरी पर एंड हो जाता है। इस दौर का अख्ताम हुआ, फिर उसके बाद नया पीरियड आया तीसरे नंबर पर, इसका नाम है रिनेसां पीरियड। ये लिखा है मैंने रिनेसेंस, REINAISSANCE, अल्लाह माफ करे इतने लंबे भी स्पेलिंग होते हैं। अच्छा, इसका नाम है रिनेसां, इसे पढ़ते हैं रिनेसां। क्या पढ़ते हैं? कहें 2 दफा और कहें रिनेसां। बार बार आपने पूरे कोर्स में रिनेसां का जिक्र करना होता है। ठीक है? रिनेसां पीरियड 15वीं सदी से शुरू होता है और 17th सेंचुरी पर एंड हो जाता है। 2 सदियां ये पीरियड रहा है। क्लियर? इसमें क्या क्या था हम बहुत कुछ आगे डिस्कस करते जाएंगे हर बुक में। ओके? उसके बाद आता है पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड। क्या? अच्छा, न्यू के स्पेलिंग जो लिखने हैं NEO लिखने हैं, न्यू। न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड में अहम जो पोइट है, अच्छा, न्यू क्लासिकल पीरियड 18th सेंचुरी में है, 18वीं सदी न्यू क्लासिकल पीरियड की है। क्लियर है जी? इस सेंचुरी में सबसे अहम पोइट पता है कौन है? वो है अलेक्जेंडर पोप। ठीक है? जिसकी बुक आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अलेक्जेंडर पोप इस सेंचुरी का सबसे अहम पोइट है। सबसे अहम अगर पोइट है तो आप मुझसे यह भी जरूर पूछना चाहेंगे कि इसने क्या लिखा है। तो मैं आपसे कहूंगा इसने मोक एपिक लिखी है। क्या लिखी है? MOCK, मोक एपिक। इसके साथ मेंशन कर दें। अठारहवीं सदी कौन सा पीरियड? मोक एपिक। नो, अच्छा हाँ, 18th सेंचुरी कौन सा पीरियड बनता है? न्यू क्लासिकल पीरियड। इसका सबसे अहम पोइट कौन सा है? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने कौन सी चीज लिखी है जो सबसे वर्दी है? मोक का मतलब क्या है? तंज कर देना, मजाक उड़ा देना। जोकिंग एंड मोकिंग स्टाइल। चलो, जोकिंग एंड मोकिंग स्टाइल, वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा एप्ट आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मोक एपिक इसने लिखी है। एपिक पोएम किस सेंचुरी में लिखी, कब लिखी जाती थी, कौन से पीरियड में? क्लासिकल पीरियड में एपिक पोएम लिखी गई। तो न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या लिखा गया? मोक एपिक लिखा गया। अब इस एपिक में और मोक एपिक में क्या फर्क है ये डिस्कस कर लें। एपिक पोएम में और मोक एपिक पोएम में क्या डिफरेंस है बताइए। एपिक पोएम की क्या क्वालिटीज हैं? एक जबरदस्त किस्म का पोटेंट हीरो होता है।
ठीक है, जो घुड़सवार किस्म का होता है, और वो एक लंबे चौड़े सफर पर जाता है मोस्टली, और उस पोएम में हेवन की, हेल की, गॉड्स की, गॉडेस की, फेरीज की बातें होती हैं, ठीक है, और उसकी जबरदस्त पोटेंट, जबरदस्त बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है उसकी, ठीक है। अच्छा, जो मोक एपिक होती है वो एपिक का मजाक उड़ा देते हैं। अगर देखें, मैं देखता हूं क्लासिकल पीरियड में होमर ने एक एपिक पोएम लिखी जिसके अंदर एक्लीस था, बहुत जबरदस्त ताकतवर आदमी था, उसका मतलब बड़ी बॉडी थी उसकी, बड़ी जबरदस्त तलवार वो चलाता था, तो वो घोड़े पर बैठकर लड़ाई करता था। मोक एपिक में जब आएंगे, अब यहां पर जो हीरो होगा वो एक पतली सी लड़की होगी, ठीक है, और वो तलवार पर बैठकर हमला करने जाएगा, वो अपने बालों में से पिन्ने निकाल कर यूं फेंकेगी, वो अपने मुक्का मारेगा जोर से दूसरे अपने अपोनेंट को, तो लड़की क्या करेगी, आंखें मारेगी जोर जोर से। तो ये क्या होता है, मजाक उड़ा दिया जाता है, ठीक है। वहां पर जंग जो ठहरा हुआ है और एंजल नीचे उतरते हैं और एंजल उसको उसके बाजू पर, शोल्डर पर एनर्जी उसके अंदर पिन करते हैं, या उसको कोई आके तलवार देता है स्पेशल किस्म की। यहाँ पर परियां आती हैं, वो परियां उसके गिर्द फड़फड़ाती रहती हैं, वो कहती हैं हम आपको ना दूसरे मर्दों से मिलने से बचाएंगे, ये हमारा काम है। यानी कि आपने तेरे नाम फिल्म देखी है? देखनी चाहिए, इसीलिए आप रोमांटिक नहीं है। आपको कैसे पता? मैंने देखी है, तेरे नाम मूवी देखी है आपने? देखी? ओके, तेरे नाम मूवी मोस्टली आपने देखी? तेरे नाम मूवी देखी। एक और मूवी पाकिस्तानियों ने बनाई थी, हाँ जी, तेरे नाम, वो भी देखी? गुब्बारों से मारता है। देखिए ना, फिर देखिए। बस तेरे नाम जो इंडियन मूवी है वो मूवी है, एपिक है। वो मूवी है, और जो पाकिस्तानियों ने बनाई है वो मोक मूवी है, ठीक है। तेरे नाम में वहां पर वो उस हीरो का सर वो ट्रेन के पीछे ठहरे हुए लोहे के बड़े बड़े बार्स के अंदर मारते हैं, ठीक है, हीरो पागल हो जाता है। और मोक मूवी में देखते हैं पाकिस्तानी में, वो हीरो का सर गुब्बारों में मार रहे होते हैं। और सबसे दिलचस्प सीन ये है कि इंडियन मूवी के अंदर वो हीरो पागल हो जाता है, वो किसी दूर दराज किसी दरबार में या मजहबी जगह पर होता है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जंजीरों से जकड़ रखा होता है। वो जंजीरों को पकड़ता है, उछालता है, और फिर पागलों को इशारा करता है कि आओ मेरी हेल्प करो। पागल सारे उससे मिलकर जंजीरों को जोर जोर से खींचते और जंजीरें टूट जाती हैं। अब जब पाकिस्तानी बनाता है वो मोक मूवी, वो क्या करता है कि वो हीरो उठता है, जंजीर को खींचता है, जंजीर नहीं खुलती। वो पागलों को दावत देता है कि आओ जरा जंजीर की हेल्प करो, इशारा देता है, तो एक पागल आता है, वो हीरो कहते हैं एक मिनट ठहरो, आगे जाकर वो जंजीर का कुंडा खोल देता है, वो कहते जाओ आप। एंड में मामू भी तो गए थे ना। हाँ ठीक है, अच्छा मामू कहते हैं, इस तरह का भी सीन होता है। तो एक्चुअली एपिक पोएम इज अ क्वाइट सीरियस पोएम एंड मोक एपिक इज क्वाइट नॉन सीरियस, दैट इज जोकिंग, मोकिंग लाइक दिस। मजा होता है, हंसी मजा होता है, रंग होते हैं, कलर होते हैं, आपको हंसी आती है उसके अंदर, ये मोक एपिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम अलेक्जेंडर पोप की बुक द रेप ऑफ द लॉक शुरू करेंगे, जिसका नाम भी मोक है। वैसे रेप, किसी औरत का रेप हो जाना एक चौंका देने वाली खबर होती है, लेकिन रेप ऑफ द लॉक, लट का रेप हो जाना, बालों का रेप हो जाना, किसी के बाल कट गए हैं जी, तो ये मोक एपिक है, ठीक है। अच्छा, मैं 4 नंबर पर बता रहा था, ये क्लासिकल पीरियड है, 18वीं सदी है, और इसमें मोक एपिक पोएम लिखी है किसने? 5th नंबर पर है रोमांटिक पीरियड, 19th सेंचुरी का पहला आधा हिस्सा,
19वीं सदी का आधा हिस्सा, पहला आधा हिस्सा रोमांटिसिज्म है। इसमें एक पोइट है जिसे आप बखूबी जानते हैं और उसका नाम है एस.टी. कॉलेरिज। वो इस सदी का है, रोमांटिक पीरियड का है। स्नेक वाला ना? नहीं, कुबलाई खान। और एक और भी है, उसका दोस्त था वर्ड्सवर्थ, वो भी इसी पीरियड का है। विलियम ववाथ। ओके, विलियम पवार। अच्छा, 6 नंबर पर विक्टोरियन पीरियड है। विक्टोरियन पीरियड 19वीं सेंचुरी का सेकंड हाफ है, ठीक है, यानी कि 1850 से 1900 तक ये विक्टोरियन पीरियड का एक जबरदस्त किस्म का राइटर आपने पढ़ा है, नाम बताएं इसका। वो जो हैरी प्रिंस वाला, ऑस्कर वाइल्ड, शाबाश, वेरी गुड, वो इस पीरियड का था। 7 नंबर पर मॉडर्न पीरियड है और ये 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है, 20वीं सदी का फर्स्ट हाफ, खास तौर पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 हुई है और फिर जंगें दोनों ख़त्म हुई हैं 1949 या 1945 तक ये पीरियड जाता है, यानी कि 20वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ ये मॉडर्न पीरियड है। इसमें जितने राइटर हैं मॉडर्न राइटर हैं। और फिर 8 नंबर पर है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न से भी अगले दर्जे का, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न से ऊपर, ठीक है। जैसे पीएचडी है तो फिर पोस्ट पीएचडी होती है, कि पीएचडी से भी ऊपर कुछ है। अच्छा, ये है 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ से शुरू होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और अभी भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड जा रहा है। क्लियर? तो दिस वाज द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन। पीरियड के हिसाब से आज आपको इंट्रोडक्शन मिल गया, आपके जहन में लिटरेचर का फ्रेम सीधा हो गया। और मुझे याद है कि एक लेक्चर था, मेरे ख्याल मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैं कहीं लेने गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, शफात साहब ले रहे थे, अल्लाह ताला उन पर रहमतें बरसाए, पता नहीं वो ज़िंदा हैं कि नहीं, बट ही वॉज़ वेरी गुड टीचर। और मैं जब उसके पीरियड में बैठा था, उन्होंने पीरियड समझाए थे और मैं तो बस डर ही गया था। मैंने कहा ये क्या है, ये अजाब है, ये तो लिटरेचर। मैंने कहा हमसे नहीं होना। तो मेरे ख्याल में मैंने इतना मुश्किल नहीं किया इसको, मैंने काफ़ी हद तक आसान किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पीरियड, अगर इस पीरियड के बारे में कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, डरे नहीं, मैं क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड करूंगा। सर पोस्ट मॉडर्न के बाद कौन सा पीरियड है? गोल्डन पीरियड आना है, जिसके इंतज़ार में दुनिया पूरी बैठी। नहीं, गोल्डन पीरियड के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। गोल्डन पीरियड वो होगा लिटरेरी पीरियड के हवाले से जिसके अंदर तमाम तर बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे मीनिंग में तमाम तर बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और इवन के मौत भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे मीनिंग में जो जन्नत का कंसेप्ट है वो गोल्डन पीरियड का कंसेप्ट है। और इसी धरती पर, इस ज़मीन पर हम देखेंगे, हम ये कहते हैं कि क्यों हम कहते हैं हेवन का कंसेप्ट भी प्लेटो और लिटरेचर ने दिया है, तो उस हेवन को प्रैक्टिकली हम इस ज़मीन पर ले भी आएंगे। ओके, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। आफ्टर दिस नाउ आई विल टेल यू अबाउट अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर रेप ऑफ द लॉक का बैकग्राउंड बताऊंगा। रेप ऑफ द लॉक का बैकग्राउंड बताने के बाद मैं रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बताऊंगा। कैरेक्टर्स बताने के बाद मैं रेप ऑफ द लॉक की स्टोरी बताऊंगा आपको, क्योंकि लंबी पोइम है ना ये, एपिक पोइम लंबी पोइम होती है, मोक एपिक पोइम भी लंबी है। तो इसकी स्टोरी बताऊंगा, इसकी किसमें हुआ क्या है। और स्टोरी बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इन इट, हमने इसकी टेक्स्ट क्यों पढ़नी है और जो पढ़नी है उसमें ऑब्जर्व क्या करना है, देखना क्या है। क्लियर? और ये बताने के बाद मैं इसकी रेप ऑफ द लॉक की टेक्स्ट आज शुरू कराऊंगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन अबाउट पोप। आई विल आल्सो मेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो फिर साथ साथ मेरे लिखेंगे। ओके,
नाउ रेप ऑफ द लॉक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट अलेक्जेंडर पोप। पहली बात, जब आप यहाँ क्लास में होंगे आपकी कंसंट्रेशन मेरी तरफ होगी, आई कांटेक्ट बनाएंगे, पूरा इंटरेस्ट शो करेंगे और नीचे आपका पेन चल रहा होगा। जब आप घर जाएंगे अपनी चीज़ों को नीट करेंगे। क्लियर? पोप 1688 में पैदा हुआ अलेक्जेंडर पोप एंड 1744 के अंदर इसकी डेथ हुई। मुझे बताइए कि ये किस सेंचुरी में पैदा हुआ और किस सेंचुरी में इसकी डेथ हो रही है। वेरी गुड, 17th में ये पैदा हुआ। जब 1688 है तो इसका मतलब 17th सेंचुरी है। जिस तरह आज 2015 है तो हम 20वीं सदी नहीं कहते, हम 21st सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि 21वीं सदी शुरू हो गई ना। 20 तक खत्म हो गई थी, 2000 तक 2000 पूरे हो गए। जब 2001 हुआ तो समझो कि हम 21वीं कमेटी शुरू हो गई। ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप 17th सेंचुरी में पैदा तो हुआ है, लेकिन उस वक्त तो वो लड़का वड़का था। फिर ये 1744 यानी कि ये 18th सेंचुरी का पोइट बनता है। ओके, छोटा था, 10 साल की या 8 साल की उम्र में टबरकुलोसिस हुआ है, टीबी जिसे कहते हैं, और इसका कद छोटा रह गया है। 45 इंचेस का था ये, 45 इंच का था टोटल, 2.5 फुट का था ये, 2.5 या 3 ये 4 फुट बनते हैं भी। अच्छा, इतने ही बनते हैं, 3 फुट 11 इंच। 3 फुट 11 इंच। अच्छा जी, इसका पीछे से कुब निकल आया था। ठीक है, छोटा था, कुब निकल आया। शादी भी सारी जिंदगी नहीं हुई। एक आध औरत पर डोरे डालने की कोशिश की है तो वो भी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए सारी जिंदगी औरतों के खिलाफ ही लिखा है। ठीक है, और ये वहां बैठकर इसकी सबसे बड़ी खूबी ये कि इसका अपना एक महल नुमा घर था। ये तमाम पोइट्स में सबसे ज्यादा अमीर यही था। इसने होमर कौन सी पीरियड का राइटर है बताएं? क्लासिकल पीरियड। उसकी एपिक पोएम्स को इसने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, जैसे आपके हाथ में मेरी एक्यूट पोएट्री है और मैंने अलेक्जेंडर पोप की उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी है, इस तरह होमर ने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था तो पोप ने उसकी एपिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। शेक्सपियर के बहुत सारे काम को इसने ट्रांसलेट किया, मजीद रिन्यू किया, बेहतर किया उसे। यानी कि होमर को इसने ट्रांसलेट किया पोप ने। पोप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टायर होती थी, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंज करते थे लोग। इसे कहते बैक हंच्ड टाउड, कुबड़ा मेंढक, इसे कहते कुबड़ा मेंढक कहते थे इसे। ये ज़बरदस्त किस्म का स्टायरिस्ट था। दुनिया में ज़बरदस्त जो स्टायरिस्ट आया है, तंज निगार आया, तंज करने वाला है, वो अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने तंज किस पर किया है? हाँ, इसने अपनी सोसाइटी पर, इंग्लिश सोसाइटी पर तंज किया है कि ये हमारी सोसाइटी की औरतें मर्द जो हैं ये ठीक रविश पर नहीं हैं, ये सही नहीं, इनमें बहुत सारी खामियां हैं। तो हम ये कहेंगे अलेक्जेंडर पोप को समराइज करें कि ये ट्रांसलेटर ऑफ होमर एंड शेक्सपियर है। अच्छा, इसने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया है। हीरोइक कपलेट, हीरो होता ना, हीरो के आगे HEROIC, हीरोइक कपलेट। कपलेट का मतलब शेर। हीरोइक कपलेट कौन सा होता है? What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. Care और stare मिल रहा है ना, तो ये कपलेट हो गया, इसे कहते हैं हीरोइक कपलेट। अगला शेर जब आएगा उसके भी आखिरी जो लफ्ज होंगे मिलते जुलते रिदम पर होंगे, तो हम कहेंगे ये हीरोइक कपलेट है। तो पोप की दूसरी बड़ी खूबी, ये हीरोइक कपलेट का चैंपियन है, आला किस्म के हीरोइक कपलेट है। तीसरी खूबी, आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जो पोप के हैं। टू एयर इज ह्यूमन, डिवाइन इज गॉड, फॉरगेट इज डिवाइन, फॉरगिव इज डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का खासा, माफ करना खुदा का खासा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कोटेशन हमारे माशरे में ट्रांसलेट होकर मौजूद हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो अपनी कोटेशन की एक डिक्शनरी इंट्रोड्यूस कराई है,
उसमें शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा कोट्स अलेक्जेंडर पोप के हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप की एक और खूबी ये है कि ये अपनी राइटिंग के अंदर स्पार्क छोड़ता है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें पेश करता है, बहुत खूबसूरत रंग पेश कर देता है। ऐसे कलर, सारा कलरफुल और ब्राइट सारी राइटिंग होती है, पढ़ते हैं तो जहन के अंदर ऐसे तस्वीरें, रंग, कलर ऐसे फूटने शुरू हो जाते हैं। ओके, ये था अलेक्जेंडर पोप। आपको अलेक्जेंडर पोप के बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप कौन सी सेंचुरी का है? 18th सेंचुरी का है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप किस बात के लिए फेमस है? 3 बातें बतानी है आपने। हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है, रिच है बहुत ज्यादा, चलो, ट्रांसलेटर है होमर का, और स्टाइलिस्ट है। दैट्स वेरी राइट। ओके, अब रेप ऑफ द लॉक का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। रेप ऑफ द लॉक के बैकग्राउंड में 2 चीजें हैं, और मजे की बात यह है उसमें एक चीज का आपको पता है और दूसरी चीज बहुत दिलचस्प है। रेप ऑफ द लॉक क्या है? कौन सी किस्म की पोएम है? मोक एपिक। रेप ऑफ द लॉक मोक एपिक पोएम है। इसका मतलब है ये नकल है किसी असल की, और वो असल क्या है? एपिक पोएम। वो किस पीरियड में होती थी? बस यही बात एक खत्म हो गई। बैकग्राउंड इसका ये है एक कि ये पोएम एपिक पोएम की मोक पोएम है, मोक एपिक पोएम है। एक बैकग्राउंड ये हो गया, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आपका सबसे बड़ा सवाल भी यही बनता है कि बताइए रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक पोएम है। अब आपको जो मैंने चीजें लिखवाई हैं ये कहीं और नहीं है। आप क्लासिकल में जाते हैं, होमर था, फिलहाल था, आप डिस्कस करते हुए लिखते हैं। अगर खुद से लिखना चाहें लिखेंगे, उसके बाद जब हम पोएम पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, मोक एपिक की एक खूबी ये है, जब वो पोएम शुरू होती है, एपिक पोएम की एक खूबी ये है, जब एपिक पोएम स्टार्ट होती है, पोएट उसमें 2 चीजें जरूर करता है। पहले पहल वो शायरी की देवी से प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि मुझे तू अच्छी शायरी अता फरमा। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं शायर जब अपना कलाम या अपनी किताब पब्लिश करते हैं तो पहले पहले जो हमद या नात लिखी हुई होती है, तो सबसे पहले क्या करता है ये एपिक पोएम? क्या करता है एपिक पोएम में? पोएट शायरी की देवी से दुआ करता है कि वो उसे अच्छी पोएट्री अता करे। इस शायरी की देवी का कोई नाम भी तो होगा, घबराए नहीं, मुश्किल नाम नहीं है। इसका नाम है म्यूज, MUSE, म्यूज। माउस नहीं लिख देना, ठीक है? उनकी बड़ी देवी है, बड़ी पवित्र किस्म की देवी है। अब जैसे ही सवाल मैं आपसे करूं कि गॉड असल में है या इमेजिनेशन है, तो आपके पास आंसर नहीं होगा। उनके लिए वो उतनी ही मुकद्दस है, उतनी अहम और उसकी मौजूदगी है, हमारे लिए नहीं होगी। जैसा कि हमारे देवताओं के या जिन्हें हम पूजते हैं, दूसरे मज़हब के लोगों को कोई वैल्यू नहीं होती, वो कहते हैं पागल लगे हुए, ठीक है? हम भी उनको कहते हैं पागल लगे हुए। अच्छा, कल मैं फेसबुक पर देख रहा था तो बिल्ली ने यहाँ पर वो बांधा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था आगे, जैसे खाने की टेबल पर बैठते हैं, तो आगे एक बर्तन रखा था, तो ढकना उठाया तो अंदर कंप्यूटर वाला माउस रखा था, उस नीचे लिखा होता हद होती है मजाक की, उसकी आंखें खुली हुई थी। अच्छा जी, ये म्यूज हो गए, शायरी की देवी। दूसरी बात, एपिक पोएम में राइटर अपना सब्जेक्ट बताता है कि मैं लिखने क्या जा रहा हूं। एक एपिक पोएट कहता है मैं बताने जा रहा हूं कि एक आदमी कितना ताकतवर हो सकता है,
एक कहता है मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मैं बताना चाह रहा हूं कि फिलहाल जो हीरो था कितना स्ट्रांग और कितना बड़ा जंगजू था। एक और एपिक वाला आता है, वो ये बताना चाहता है, वो कहता है मैं ये बताना चाहता हूं कि एडम कितना ताकतवर था जिसने सैटन के साथ मुकाबला किया, शैतान के साथ। एक आदमी और एपिक लिखता है, मैं कहता है मैं ये बताने जा रहा हूं कि इंसान के पास कौन कौन से रास्ते हैं खुदा की तरफ जाने के लिए। एक और राइटर आता है, वो कहता है मैं ये बताना चाहता हूं एपिक पोएम में कि खुदा के कौन कौन से रास्ते हैं जो इंसान तक आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो रेप ऑफ द लॉक के अंदर भी पोएम शुरू करेंगे। पोइट सबसे पहले शायरी की देवी से दुआ मांगेगा कि मुझे शायरी अच्छी अता फरमा, क्योंकि मैं कोई कमाल किस्म का काम करने जा रहा हूं और मेरा सब्जेक्ट मैटर ये है कि मर्द, आला किस्म के नस्ल के जो मर्द हैं वो बेचारी नाजुक औरतों के ऊपर हमला क्यों करते हैं, और ये जो नाजुक नाजुक औरतें होती हैं ये इतने अच्छे अच्छे नौजवानों को रिजेक्ट क्यों करती हैं। अब ये किसका टॉपिक है? ये अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक के अंदर सब्जेक्ट मैटर है। हालांकि इससे पहले जो एपिक के मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर बताए हैं वो आला किस्म के थे। जंगजू क्या करते हैं, गॉड के कौन से रास्ते हैं। अब क्योंकि मोक एपिक है तो उसने क्या किया, उसने कहा जी एक लड़की क्यों मर्द को रिजेक्ट करती है और एक मर्द क्यों अटैक करता है। ये अब मोक एपिक है, छोटे से सब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा दिया उसने। ओके, आपको ये बात समझ नहीं आएगी, ये तो मुश्किल बात है ना, कोई बात नहीं। ये हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ऐसा चीज़ें आपको, बस आपने ये बातें सुनी हुई हों, आगे वो फिर जब पढ़ेंगे टेक्स्ट तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको। अच्छा जी, ये आपको बैकग्राउंड पता चल गया। एपिक पोएम के अंदर म्यूज़ होती है, हाई एम ऑफ राइटिंग होता है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर होता है। तो उसके बाद पोटेंट हीरो होता है एपिक पोएम में, एडवेंचरस डीड होता है, हेवन, हेल, गॉड, एंजल्स, और बेहतरीन बम्बास्टिक ज़बरदस्त लैंग्वेज होती है। और मोक एपिक में सब कुछ उल्टा होता है, म्यूज़ तो होती है लेकिन हाई एम नहीं होता राइटिंग का, लोअर एम होता है। और सेम लाइक हीरो नाजुक सा कोई होता है, एडवेंचरस डीड तो होता है कोई, लेकिन वो इतना एडवेंचरस होता नहीं है जितना एपिक में होता है। और हेवन हेल की बात, गॉड की, एंजल्स की, फेरीज की बात चलती रहती है मोक एपिक। एक बैकग्राउंड हमने खत्म किया कि दिस इज अ मोक एपिक ऑफ एन एपिक पोएम। एक बात हमने बैकग्राउंड में क्लियर की। बैकग्राउंड की दूसरी बात अब मैं बताने लगा हूं। पोप के घर में दोस्तों का ढेर लगा रहता था, ठीक। उसकी दो फैमिलीज दोस्त थी, एक फर्मर, दूसरी फैमिली थी पीटर फैमिली, पीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्त आके बैठते हैं ना, तो उसके दोस्तों के हल्के में एक पीटर फैमिली थी और एक फर्मर। ये नाम याद नहीं भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, ये पूरी बुक है हमने पढ़नी है, याद आ जाएंगे। आज पूरी बुक का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये लेक्चर फिर इसी लेक्चर के ऊपर ही हमने गुफ्तगू करनी है। ये टोटल लेक्चर यही है, सारी बात आज मैंने कर देनी है। उसके बुक के जरिए इसी बात को बार बार करना है, बार बार ढूंढना है, बार बार कहना है, तो पक्का हो जाता है। यानी कि अगले हफ्ते में हमने जो आज का लेक्चर है इसी को एक्सप्लोर करना है, ना कि आगे जाकर कुछ और बातें करनी है। क्लियर, समझ आई बात? आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है ना, इसमें सारी बातें मैं कह रहा हूं। दो फैमिलीज दोस्त हैं। ऐसा हुआ, एराबेला फर्मर एक लड़की थी, एराबेला, ठीक है, और लॉर्ड पीटर एक लड़का था। लॉर्ड पीटर एक दिन गया, उसने किसी बात पर गुस्से आकर एराबेला जो लड़की थी उसकी एक चुटिया काट दी, लॉक काट दी उसने।
आपने कभी सुना है कि किसी मर्द ने किसी औरत की बाल काट दिए हों? वो जो नरगिस आए थे, जो स्टेज ड्रामे में उसके हस्बैंड ने उसके बाल काटे। स्टेज ड्रामे में ऐसे होता है? हुआ था, आपने सुना था? अच्छा, एक सुना था। वैसे भी कभी कभी ऐसा वाक्य भी अखबार में आ जाता है। सर ये गांव वगैरह में अक्सर किसी को सजा देनी हो या फिर ये हिंदुस्तान में अक्सर कोई वो हो वीडियो तो उसके बाल वगैरह ये काट देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। जी। चलो, अब 18वीं सदी में ये वाक्य वकूफ पजीर हुआ रियल में, हकीकत में। ठीक है। अब वो एराबेला जो थी वो पीटर फैमिली से नाराज हो गई, यानी कि एराबेला और पीटर का ये जो आपस में तसादम हुआ है और वाक्य ये हैपनिंग हुई है, इस बात पर दोनों फैमिलीज ही नाराज हो गए। पोप ने क्या किया? पोप ने एक पोएम लिखी, रेप ऑफ द लॉक। और पोप को बहुत हंसी आई, यार अब क्या बात है, बस बाल ही काटे हैं ना, क्या हो गया है बाल काटने से? कुछ भी नहीं होता बाल काटने से। ऐवे खाम खा नाराज होकर बैठ गया, बाल काटने से क्या होता है भला? फिर आ जाएंगे वो कहता है, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? अब वो एराबेला कहती है मेरी बेइज्जती हो गई है। उसने एक पोएम लिख दी, रेप ऑफ द लॉक, और लंबी पोएम लिखी उसने। उस पोएम में बताया एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। अब एराबेला नाम नहीं रखा उसने नाम क्या रखा? और उसने कहा एक लड़का है उसका नाम है बैरन, और बैरन ने बेलिंडा की चुटिया काट दी है, लॉक काट दी है। और ओए होए होए, ये तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया कि लॉक का रेप हो गया। उसने कहा, ये मजाक किया उसने। ठीक है। अच्छा जी, ये दूसरा बैकग्राउंड था, बात खत्म होगी मेरी। छोटी छोटी बातें, ज्यादा लंबी लंबी नहीं है, घबराए नहीं आप। दो बैकग्राउंड बताए हैं। पहला बैकग्राउंड क्या बताया? नहीं, रेप ऑफ द लॉक के दो बैकग्राउंड बताए हैं। पहला बैकग्राउंड क्या बताया? दोनों फैमिलीज में पहला बैकग्राउंड, दिस इज मोक एपिक पोएम। एक बैकग्राउंड ये है कि ये सारी पोएम मोक एपिक पोएम है। दूसरा बैकग्राउंड बताया है कि एक असल हैपनिंग के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। इतनी सी बात है। ठीक है। आप कहीं मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दो बैकग्राउंड है, एक ये मोक एपिक पोएम है और दूसरी बात ये ओरिजिनल हैपनिंग के ऊपर है। हम जो लेक्चर इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमने एमए इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया, देन हमने लिटरेरी पीरियड्स को डिस्कस किया, 8 पीरियड आपने पढ़े। फिर हमने डिस्कस किया हु इज़ अलेक्जेंडर पोप, इंग्लैंड का ये पोइट है। फिर हमने डिस्कस किया कि रेप ऑफ द लॉक का बैकग्राउंड क्या है। सना, बैकग्राउंड में कौन सी दो चीजें हैं? एक बात है ये कि ये मोक एपिक है, यानी किसी एपिक का मजाक उड़ाकर लिखी गई है, और सेकंड पे ओरिजिनल हैपनिंग के ऊपर ये ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर, ये हैपनिंग के ऊपर ये पूरी पोएम लिखी गई है। ये दो बैकग्राउंड आ गए। ठीक है। Characters in Rape of the Lock. First character is Belinda. She is beautiful, creamy lady. She is aristocratic. Aristocratic उमरा में से, अमीर लोगों में से, आला लोगों में से है। लेट उठती है, कोई एक्टिविटी नहीं सिवाय मोहब्बत करने के और अपने चाहने वालों की प्रेज हासिल करने से। प्रेज हासिल करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक। और मेकअप करती है और मेकअप पर बेपनाह टाइम स्पेंड होता है और दूर दराज से मेकअप मंगाया जाता है करने के लिए। ओके, ये बेलिंडा है। परियों जैसी सोनी सी, छोटी सी, खूबसूरत सी, एरिस्टोक्रेटिक लेडी।
दूसरा अहम करैक्टर है बैरन, BARON, बैरन। बैरन भी एक एरिस्टोक्रेटिक व्यू है, व्यू से मतलब ब्यूटीफुल यंग मैन। बैरन एक नौजवान है और वो बेलिंडा की बालों को हासिल करना चाहता है, बेशक हाथ लगाकर, उसकी रजा से या काट कर, लेकिन उसे वो लॉक पसंद है, बस चाहिए उसे। ठीक है, मुझे तुमसे प्यार है और दीवानगी की हद तक है, ये वो वाला मामला है। अच्छा, एक और कैरेक्टर है शौक। बताइए शौक क्या हो सकता है? SHOC के शौक। शौक कुत्ते का नाम है, ठीक है, जैसे आप गाली नहीं देते कुत्ते का बच्चा, ये वैसा कुत्ता है। फिर एक कैरेक्टर है, ये बेलिंडा का डॉग है। फिर एक कैरेक्टर है क्लैरिसा। क्लैरिसा वो औरत है जो बैरन को कैंची मुहैया करती है, सीजर्स, कि जाकर लॉक काट दो। किसकी? बेलिंडा की। वेरी गुड। और बेलिंडा की लॉक किस जगह काटी जाती है? उस जगह का नाम है हैम्पटन कोर्ट। हैम्पटन, HAMPTON, हैम्पटन कोर्ट, COURT, हैम्पटन कोर्ट। हैम्पटन कोर्ट में ये बैठे वहां पर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं कुछ। तो क्लैरिसा जो है इस हैम्पटन कोर्ट के अंदर एक अटेंडेंट है, वहां पर मुलाजमा है। वो सीजर्स मुहैया करती है किसको? क्या करने के लिए? बस। अच्छा, एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है थैलेस्ट्रेस। थैलेस्ट्रेस ये बेलिंडा की दोस्त है। अगर आपको लास्ट वाले 3 कैरेक्टर याद नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं। शौक, क्लैरिसा, थैलेस्ट्रेस याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेलिंडा और बैरन याद रहने चाहिए, मेन कैरेक्टर है। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फेरीज, परियां। आप में से किस किस ने परियों वाली कहानी सुनी हुई है? बचपन में आपको अम्मी परियों की कहानी सुनाती थी? कौन सा? सोनबरी। अच्छा, उसमें परियां होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे ऑब्सेस्ड होते हैं परियों से, वो छोटे छोटे सिंड्रेला वगैरह वो अपनी बुक्स पर लगाए होते हैं उन्होंने। वो होती है ना छोटी छोटी गुड़ियाँ बनी होती है, ऐसे स्टिकर्स होते हैं, वो परियों के होते हैं इस तरह। तो परियों वाली कहानी हम बचपन से सुनते हैं। हम जो मर्द हैं हमें मोस्टली बोनों की कहानी सुनाई जाती है, और लड़कियां ज़्यादा लाइक करती हैं परियों की कहानी। हम लाइक करते हैं जिन्नों की कहानी, इस तरह की बोनों की कहानी हम लाइक करते हैं। ओके, तो फेरीज। अब मैं कुछ फेरीज के नेम बताने लगा हूँ, आपको ये याद नहीं भी रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर फेरीज में पहली फेरी है, उसका नाम है सैलमेंडोर। सैलमेंडोर के आगे एक हाइफन डालें, यानी कि डैश डालें, और साथ लिखें फायर, FIRE, फायर। फायर के आगे फिर एक डैश डालें, उसके आगे लिखे एंग्री वेमेन। कंसेप्ट ये है, ये परियां कहां से आती हैं, इसकी लॉजिक सुन लें। अनम जी, लॉजिक सुने, परियां कहां से आती है, कौन होती है? जो औरत गुस्से वाली होती है उसका बेसिक एलिमेंट फायर, आग होता है। जब वो गुस्से वाली औरत मरती है तो उसकी रूह परी बन जाती है और उसका नाम होता है सैलमेंडोर।
अच्छा, ये सैलेमैंडर बनती है, ये पता चल गया। अब अगली है, दूसरी किस्म की परी है, उसका नाम है निम्फ्स, NYMPHS, निम्फ्स। हाइफन डालें, वाटर लिखें, वाटर, पानी, वाटर, हाइफन डालें, इसके आगे लिखे सॉफ्ट वेमेन विद सॉफ्ट माइंड। यानी कि जो औरतें सॉफ्ट माइंड होती हैं, सरेंडर कर देने वाली होती हैं, डरने वाली होती हैं, नाजुक होती हैं, उनका बेसिक एलिमेंट वाटर होता है। ठीक है, और वो जब मरती है तो क्या बनती हैं? निम्फ्स। लिखवाया आपको। एक और परियों की किस्म है, उसको कहते हैं नोम्स। जी साइलेंट करेंगे, स्पेलिंग है GNOMES, नोम्स। नोम्स के आगे हाइफन डालें, अर्थ लिखें, अर्थ जमीन, और हाइफन डालेंगे ग्रेव एंड प्रूड वुमेन। ग्रेव GRAV, ग्रेव संजीदा, एंड प्रूड PRUD, प्रूड दिखावा करने वाली। ओ पोपुआ वाज आ प्रूड वुमेन। अच्छा, दिखावा करने वाली। जो औरतें दिखावा करने वाली होती हैं और संजीदा होती हैं, संजीदा से मुराद ये है कि सख्त होती हैं इंतहाई, उनका एलिमेंट अर्थ जमीन मट्टी होता है, और वो जब परियां बनती है तो नोम्स बनती हैं। ये नोम्स कोई अच्छी किस्म की परियां नहीं होती, ये अक्सर लड़कियों को रास्ते से भटका कर गलत रास्तों पर लगाती हैं ये परियां। ठीक है, अच्छा। चौथी सबसे अहम किस्म है परियों की, वो है सिल्फ। सिल्फ्स कहें या सिल्फ कहें, सिल्फ कहेंगे तो एक, सिल्फ्स कहेंगे तो बहुत सारे। सिल्फ हाइफन एयर, हवा, हाइफन फ्लर्टी या कोकेटस, कोकेटस COQUETTES, कोकेटस। कोकेटस का मतलब होता है अदाओं वाली। जो अदाओं वाली फ्लर्टी लड़कियां होती हैं, उनका एलिमेंट एयर होता है, हवा। कहते हैं ना कि ये हवाबाज लड़की है। ठीक है, ये ग्लोरिया एमरसन नहीं है हवाबाजी करेगी, ये दूसरी हवाबाज जो आते जाते हवाबाजियां करती हैं। ठीक है, उन्होंने उड़तियां देखी होती है, फंसतियां नहीं देखी होती, ये वो हवाबाज लड़कियां होती है। क्यों जी? तो ये सिल्फ है। ठीक है बेटा, अब इस सिल्फ को तकरीबन 6-7 सिल्फ परियां इसके अंदर मौजूद हैं इस पोएम में। उनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि एक का नाम है एरियल। आपने 18वीं सदी में पोप ने एरियल इस्तेमाल किया था कि एरियल एक सिल्फ परी है, हैं? आज उन्होंने पाउडर निकाला है, एरियल निकाला है, वॉशिंग पाउडर। इसी तरह एक सिल्फ है, उसका नाम है एम्बीरियल। अंबर को देखे, पढ़ने नहीं आई, ये वही एम्बीरियल है। एक और है ब्रिलेंटा या ब्रिलेंटी। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया। अच्छा, अब आपने कैरेक्टर्स में याद रखा, एक के ब्लिंडा है, दूसरा याद रखा कि बैरन है, शॉक है, इसके अंदर क्लैरिसा है, थेलेस्ट्रेस है। फिर सबसे अहम चीज जो आपके पास आई वो आई परियों के नाम। ठीक है, इस पर एक सवाल क्रिएट हो जाता है, पूछा जाता है कि बताइए पोप ने जो सुपर नेचुरल मशीनरी इस्तेमाल की है, पोप ने जो परियों का जिक्र किया है, वो कौन थी, क्या करती थी, उनके रंग रूप कैसे थे,
उनकी ड्यूटीज़ कैसी थी, आपको वो कैसी लगी। तो कम से कम परियों के नाम आते होंगे, 4 परियों के नाम आते हैं। टेक्स्ट पढ़ेंगे 4 किस्में पता चल जाएंगी। अगर सवाल आ गया तो वहाँ पर आपको उन्हीं के ऊपर 4 पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं और आप कहते हैं 5वें पैराग्राफ में जी कमाल इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये तो थी रेप ऑफ द लॉक के कैरेक्टर्स। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी। जब हम रेप ऑफ द लॉक बुक को खोलेंगे तो इस पूरी पोएम की स्टोरी कोई होनी चाहिए, क्या थी। ठीक है, जैसे कि हमने एक पोएम पढ़ी थी हंट्समैन जी। कागवा एक हंट्समैन है, वो नेज़र उसका घूमता रहता है। फिर वो एक दिन खोपड़ी देखता है, खोपड़ी से कहता है कि हाँ जी तुम यहाँ कैसे पहुँची। खोपड़ी उसे जवाब देती है मेरा बोलना मुझे ले आया। ऐसे करते करते बादशाह से आगे गुजरते है तो पोएम, लेकिन पोएम के अंदर एक स्टोरी है। सेम लाइक दिस इज अ पोएम, मोक एपिक पोएम है ये। इस पोएम के अंदर एक स्टोरी है। आइए उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। अब आपने लिखना नहीं है, सुनना है पहले कि स्टोरी क्या है। जो ही आपकी पोएम शुरू होती है, पोएट कहता है कि मैं म्यूज़ देवी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अच्छी शायरी अता फरमाए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो बड़ा लो दर्जे का है, लो दर्जे का है। मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छे खासे समझदार सुलझे हुए उम्रा मर्द जो हैं ये नर्मो नाजुक लड़कियों पर हमला क्यों करते हैं। इनको चाहिए किसी अपने हान के पहलवान के ऊपर हमला करें, इन नाजुक लड़कियों पर क्यों हमला करते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये बात आज तक किसी ने तलाश नहीं की, ये लड़कियाँ आखिर मर्दों को रिजेक्ट करती क्यों हैं, इनको तकलीफ क्या होती है। ठीक है, जो मर्द आ गया था रिजेक्ट, डिनाइड। तो अब आपको 2 चीज़ें पता चल गई, म्यूज़ से दुआ हो गई और सब्जेक्ट मैटर पता चल गया कि लड़की और लड़के के मामलात को पोप डिस्कस करना जा रहा है और वो छोटे दर्जे के मामलात हैं। उसके बाद वो बताता है कि बेलिंडा जो है वो लेट उठी है, बिस्तर पर जो ही आंखें खुलती है, नहीं बिस्तर पर वो सोई हुई है, दिन के 12 बजे का वक्त है और कुत्ता पहले उठता है। शौक अपने आप को रोजिंग शेक देता है, वो अंगड़ाई लेता है कुत्ता, अंगड़ाई लेने के बाद जंप लगाता है और वो बेलिंडा के मुंह को लिक करना शुरू कर, चाटना शुरू कर देता है। बेलिंडा की आंखें खुलती हैं और इतने चमकदार आंखें होती हैं कि वो सूरज को भी ग्रहण लगा सकती हैं। लेकिन सूरज की रोशनी आ रही है कर्टन में से, बेलिंडा उठती है, वो अपनी वॉच को प्रेस करती है, रेत वाली क्लॉक को, फिर पाँव नीचे पटकती है, वो किसी को बुलाती है, फिर सो जाती है। जो ही सोती है सिर्फ परी उसे सुलाती है। अब यहाँ पर झूठी इमेजिनेशन आप कहें कि परी आती है जो आग कहती है बेलिंडा को सो जा, बेलिंडा सो जाती है। अब वो सिर्फ परी जो है वो बेलिंडा के जहन में ख्वाब की सूरत में आती है। ख्वाब में अगर कहती है कि मुझे जानती हो मैं कौन हूँ, बेलिंडा मेरा नाम सेल्फ है, मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करती हूँ। मुझ जैसी हज़ारों परियां फिजा में मौजूद है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तुम बहुत नाजुक हो, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें मेरे होने पर अगर यकीन नहीं आता, तुम याद करो तुम्हें बचपन में किसी ने कोई परियों वाली कहानी बताई होगी या किसी बुजुर्ग ने बताया होगा, जो औरतें चेस्ट रहती हैं, नेक रहती हैं, उनको एंजल्स आकर सोने का ताज पहनाते हैं और जन्नत के फूल देते हैं। अगर ये बातें सुनी हुई तो मैं परी हूँ। तुमने बचपन में कोई कहानी सुनी होगी कि सब्ज लिबास वाली परियां होती हैं और उनके हाथों के अंदर सिल्वर कलर के टोकन होते हैं और वो ग्रीन दायरे बनाती जाती हैं। मैं वैसी ही कोई परी हूँ और मैं आज उड़ रही थी हवा में
तो मैं तुम्हारे सितारे के करीब जा पहुंची। तुम्हारे सितारे में देखा क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था आज जो सिल्फ है, आज जो बेलिंडा है, बेलिंडा के साथ कोई बहुत बुरा होने वाला है। तो मैं फौरन तुम्हारे पास है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि आज शाम का सूरज डूबने तक तुम अपना ख्याल करोगी कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचे, कोई बहुत ज़्यादा खतरा है तुम्हें, तुम्हारी ज़ात को, वो उसे बताती है। तो बेलिंडा उसके बाद ख्वाब में मज़ीद सिर्फ ये भी बताती है कि हमारी परियों की किस्में क्या हैं। हम सैलामेंडार हैं। सैलामेंडार कौन होती हैं? निम्फ्स कौन होती हैं? नोम्स कौन होती हैं? सिल्फ्स कौन होती हैं? ये सारी किस्में भी ख्वाब में बताई जाती है। किसको? कौन बताता है? शाबाश। बेलिंडा उठती है, भूल जाती है, बेपनाह मेकअप करती है। मेकअप ऐसे करती है जैसे जंगजू सारे वेपन्स उठाता है, शील्ड उठाता है, ज़िरा पहनता है, हेलमेट पहनता है, तलवार उठाता है और गार्ड से दुआ करता है और फिर बाहर निकलता है जंग के लिए। ऐसे ही बेलिंडा उठती है, आईने के सामने जाती है, अपने आप को अनवेल करती है, सफ़ेद चादर पहनती है, मेकअप उठाती है, करती है, आंखों में लैशेस लगाती है, क्या क्या जो चीज़ मेकअप की होती है, लिपस्टिक ये वो। फिर एक और लेडी से तैयार करती है, फिर वो बाहर जाती है और वो दरियाए टेम्स के अंदर बैठती है बोट में। बोट में जब बैठती है तो सुनहरी, हर तरफ सुनहरी लहरें होती हैं, उसके अंदर बोट जा रही होती है। उसी बोट में बैरन देखता है उसे और फिर वो हैम्पटन कोर्ट जा बैठती है जहाँ पर सारे बैठे होते हैं। वहाँ पर ताश की गेम होती है, ऐसे गेम होते हैं जैसे जंग हो रही हो, जैसे एपिक पोएम में जंग जो मैदान जंग में होता है, ऐसे यहाँ बेलिंडा ताश की गेम पर बैठी होती है। जो पत्ता उठाती है उस पत्ते को बीसों सैकड़ों परियां चिमट जाती हैं कि वो पत्ता कमाल पत्ता बन जाता है। वो उठा के फेंक दे, बेलिंडा जीत जाती है, बैरन हार जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। क्लैरेसा उसे कैंची देती है और बैरन जाके पीछे से उसकी लट काट देता है। जो ही लट काटता है जोरदार वो चीख मारती है, जन्नत तक उसकी आवाज़ जाती है, जहन्नुम तक उसकी आवाज़ गूंजती है बेलिंडा की। और जब आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती है, बेलिंडा की आंखों से ऐसे खून आलूद शोले निकल रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक लड़ाई होती है। वो कहती है कि मुझे अब मेरी लट वापस कर दो, मेरी लॉक वापस कर दो। बैरन कहता है मैं ये लॉक वापस नहीं करूँगा, मैं ये लॉक शोकेस में जाकर रखूँगा, लोग आएंगे इस लॉक को देखने के लिए कि ये लॉक बेलिंडा की लॉक है। वो कहते नहीं मेरी लॉक वापस कर दो। लड़ाई होती है और लड़कियाँ जो हैं वो मर्दों के साथ गुत्थम गुत्था हो जाती हैं और जब लड़ती हैं तो लड़कियाँ अपने उससे पिन निकाल कर मारती हैं आँखों के अंदर। फिर लड़कियां आंखें मारती हैं मर्दों को, मर्द डरते हैं, बेचारा गिरते हैं और लड़ाई होती होती आखिर बैरन कहता है मैं लॉक वापस कर देता हूँ। क्यों? बेलिंडा नस्वार उठा के उसकी आंखों में डाल देती है, नाक में डाल देती है। ठीक है, ऐसे जैसे कोई एपिक पोएम के हीरो ने बहुत बड़ा ड्रैगन का शोला छोड़ा हो, ऐसे स्निफ छोड़ी जाती है। ठीक है, उसके बाद बैरन ढूंढता है, लॉक ही गुम हो जाती है लड़ाई में। फिर सारे देखते हैं लॉक ऐसे आसमानों पर जा रही है और जाती जाती वो सितारा बन जाती है वो लॉक, और वो हमेशा हमेशा वहाँ चमकती रहेगी, पोप कहता है। एंड द स्टोरी इज पोएम इज एंडेड। ओके, दिस इज द क्वाइट ह्यूमरस ब्राइट कलरफुल पोएम जिसके अंदर आपने नोट क्या करना है, 3 थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन। पहली बात, आपने जगह जगह ये देखना है कि ये एपिक पोएम है, मोक एपिक पोएम है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि उसने नस्वार डाली है नाक में, तो साथ मैंने ऐसे कहा जैसे एपिक पोएम में किसी ड्रैगन ने शोला छोड़ा हो। ठीक है, तो मैं ये पेपर में लिख दूंगा कि ये मोक एपिक का एविडेंट है, एविडेंस है। दूसरी बात हमने ये डिस्कस करनी है, इसमें तलाश करनी है कहाँ कहाँ पोप औरतों और मर्दों पर स्टायर करता है, तनकीद कहाँ करता है। लड़कियां मेकअप कर रही हैं, लड़कियां आज समझती हैं कि उनके नए कपड़ों पर दाग लग जाए या उनकी इज्जत पर दाग लग जाए, दोनों बराबर हैं, इतनी दोनों को बराबर दुख करती हैं, तो ये स्टायर हो जाती है। तीसरी बात इसमें यह है
आपने देखना है ब्राइट स्पार्क्स देखने हैं। इसे कहते हैं फ्लैग्री, एलेग्री, रोशन चमकदार काम है ये, गिल्टेड है। जगह जगह परियां, जब परियों की डिस्क्रिप्शन देखें ना, उनकी ग्रीन पर हैं, किसी परी के ट्रांसपेरेंट पर हैं और पर फड़फड़ा रही है हवा के अंदर, तो किस तरह प्यारी लग रही है, रंग वो शो करता है, खूबसूरत रंग बयान करता है। तो आपने कलर्स देखने हैं। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए जहन में रखनी है, बता दूं सना जी, चौथी बात बता दूं जो ऑब्जर्व करनी है आपको, इसमें से 7 नंबर का स्टैंजा आना है। ये बात औखी है, 7 नंबर का स्टैंजा आना है इसी टेक्स्ट में से। हकीकत बात यह है कि आप जिस तरह के स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं आप, यू आर नॉट टू मच ब्राइट, ठीक है। तो वो आसफा का इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके थे यहाँ पर, उसका यूनिवर्सिटी में वो दूसरे नंबर पर, सेकंड रोल नंबर उसका बना है, उसका हुआ है। शी इज़ बेटर स्टूडेंट ना। तो आप एवरेज हैं। एवरेज स्टूडेंट एक बार टेक्स्ट पढ़ ले मेरे साथ, दोबारा 6 महीने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो जहन में रह जाती है कि पोप ने किस जगह पर क्या कहा था। इफ़ यू विल एंजॉय इट, अगर आप बर्डन लेंगे नहीं होगा। अब ऐसा है जैसे मुझे कोई कहे यार मुझे हनी सिंह के गाने सुनने हैं, यार मुझे बार बार सुनने हैं, दूसरा बंदा कह रहा है यार मैंने हनी सिंह के गाने एंजॉय करने हैं, यार इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो ये भी एक गीत है, सॉन्ग है, पोएम है, आप इंजॉय करें या आप कहें यार मुझे ये तैयार करना पड़ता है, तो बेटर यही है आप इसको इंजॉय करें। तो एक बार आप इंजॉय कर लेंगे मेरे साथ, फिर दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि इतने फेमस कपलेट होते हैं, इतने मज़े की होती हैं बातें, वो याद रह जाती हैं। फिर मैंने इंपॉर्टेंट स्टैंजाज अपनी बुक में दे दिए हैं, ठीक है, जिनके पास सिर्फ रिकॉर्डिंग पहुंची है। एक्यूट पोएट्री की बात कर रहा हूँ, दानियाल पब्लिशर, रिटन बाय एम खालिद भुट्टा, मीन आय। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट स्टैंजे भी दे दिए हैं साथ, और जब टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ है, ओके। और इंपॉर्टेंट स्टैंजेस कोई तकरीबन 50 या 60 बनते हैं। काम जितना कम करना चाहोगे कम हो जाएगा, इशू नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या आप इसे काम समझ रहे हैं, ओके। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक and only we will start the first page only. We will start from the first page and ताकि आज हम स्टार्ट कर दें इसको। ऊपर लिखा हुआ है कैंटो 1। What is the page number according to your book? 354. एक्यूट पोएट्री का 354 पेज नंबर है। टेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप की बुक रेप ऑफ द लॉक का, ओके। फर्स्ट आई विल मेक रीडिंग, देन आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू, ओके। What dire offense from amorous causes springs? What mighty contests rise from trivial things? Springs, things. Okay, this is a heroic couplet. I sing this verse to Carol, muse is due. This even Belinda may vouchsafe to view. Due, view. Slight is the subject, but not so the praise. If she inspire and he approve my lays. Praise, lays. Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle belle. Oh, say what stranger cause yet unexplored could make a gentle bell reject a lord. Explored, lord.
In tasks so bold can little men engage, and in soft bosoms dwell such mighty rage. So throw wide curtains shut a timorous ray, and ope those eyes that must eclipse the day. Now lapdogs give themselves the rousing shake, and sleepless lovers just at 12 awake. Thrice rung the bell, the slippers knocked the ground, and the pressed watch returned a silver sound. Okay, now each one, आप में से हर एक ने दो दो कपलेट पढ़ने हैं. ओके, स्टार्ट इट, बैठ कर स्टार्ट कर फ्रॉम देयर. What dire offense from Amorius causes springs, what mighty contests rise from trivial things. I sing this verse to clarify rules is true. This even Glenda may what so to do. Was safe to do. ऊंची आवाज से. Life is a subject, but not so praise. If she inspire and he approve my lays. Say what strange motive goddess could compel a well-bred lord. So ये क्या? Asserts a gentle. Say what stranger pose yet exploded, unexplored, could make a gentle belly reject a load. In talks so bold, can little men engage, and in sore bosoms dwell such mighty rage. Soul throw wide curtains showed a dim rose ray, and ope those eyes that must eclipse the day. Now lapdogs give themselves the rousing shake, and sleepless lovers just at 12 awake. Thrice rung the bell, the slippers knocked the ground, and the pressed watch returned a silver sound. Okay, now watch the translation of each line. What dire offense, वो कौन से बड़े बड़े क्राइम हैं. फ्रॉम अमोरियस काजेस स्प्रिंग्स, अमोरियस मोहब्बत के, काजेस अफेयर्स मामलात. वो कौन से बड़े बड़े क्राइम हैं जो मोहब्बत के मामलात से उभरते हैं, निकलते हैं. मोहब्बत के मामलात से बड़े बड़े कौन से क्राइम सामने आते हैं, जन्म लेते हैं. What mighty contests rise from trivial things. क्या खौफनाक किस्म की लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं, राइज जन्म लेती हैं फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, छोटे छोटे मामला से. यानी कि वो कहता है मोहब्बत के मामला छोटे छोटे मामलात हैं, और इन छोटे छोटे मामलात में से कैसी खौफनाक किस्म की लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं, कैसे खौफनाक किस्म के क्राइम जन्म लेते हैं. आई सिंग, मैं गीत गा रहा हूँ. किसको बता रहा है? ये म्यूज को बता रहा है. आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, मैं ये गा रहा हूँ, यानी कि लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ ये पोएम कैरल के कहने पर. कैरल इज हिज फ्रेंड, ओरिजिनल फ्रेंड है पोप का. मैं कैरल के कहने पर ये लिख रहा हूँ पोएम. म्यूज, ऐ शायरी की देवी, मैं कैरल के कहने पर ये पोएम गा रहा हूं. यानी कि मुझे इंस्पायर कर, मुझे मदद दे, मेरे ऊपर शायरी उतार. इज ड्यू, तुम्हारे ऊपर कर्ज है. शायरी की देवी तुम्हारे ऊपर ड्यू है. शायरी की देवी मैं कुछ करना चाहता हूं. ड्यू का मतलब आप तीन ले सकते हैं. मुझ पर कर्ज है, तुम पर कर्ज है, मैं कुछ कहना है, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है. आई सिंग, मैं गा रहा हूं. दिस वर्स, ये गीत, ये शायरी, टू कैरल, कैरल के कहने पर. कैरल इज फ्रेंड आपको. म्यूज, ऐ शायरी की देवी. इज ड्यू, और मैंने अभी लिखना है. दिस इवन ब्लिंडा मे वाउटसेफ टू व्यू. मे बी, ब्लिंडा भी, वाउटसेफ वो भी कंसीडर करे या रीड करे, टू व्यू. वाउटसेफ का मतलब वर्दी समझना, वो भी इसे वर्दी समझे. स्लाइट इज द सब्जेक्ट, कहता है मैं जो लिख रहा हूँ शायरी की देवी,
तो इस ड्यू है, तुम इसमें मेरी हेल्प करो, हो सकता है बेलिंडा इसको पसंद करे। स्लाइट इज द सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट मौजू छोटा है, बट नॉट सो द फ्रेज, लेकिन इसको उस वक्त तक तारीफ नहीं मिलेगी। इफ शी इंस्पायर, लेकिन इसको तारीफ नहीं मिलेगी, इसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। इफ शी इंस्पायर, हाँ अगर बेलिंडा इंस्पायर कर दे, अगर बेलिंडा की इंस्पायरेशन मेरे तक पहुंच जाए। शायरी की देवी, मैं लिख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट छोटा है, शायद इसकी तारीफ ना हो, हाँ तारीफ हो सकती है अगर बेलिंडा भी मुझे इंस्पायर करे। एंड ही अप्रूव माई लेज गीत, और मेरे गीत को मेरा दोस्त खैरल अप्रूव कर दे कि तुमने ठीक लिखा है। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, से ऐ शायरी की देवी बता मुझे, से ऐ शायरी की देवी बता मुझे, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कौन से अजीबो गरीब किस्म के मकासद होते हैं। गॉडेस, ऐ शायरी की देवी, कौन से वो अजीबो गरीब किस्म के मकासद होते हैं। कुड कंपेल, जो मजबूर कर देते हैं। आ वेल ब्रेड लॉर्ड, एक अच्छे खासे अच्छे खानदान के आदमी को, लॉर्ड को, टू असल्ट, कि वो हमला कर दे। आ जेंटल बेल, एक शरीफ बेल, नाजुक लड़की पर। ऐ शायरी की देवी बता, इंसान के अंदर वो कौन से मोटिव्स होते हैं जो एक अच्छे खासे मर्द को मजबूर कर देते हैं कि वो एक नाजुक लड़की के ऊपर हमला कर दे। यानी कि एक अच्छा खासा समझदार नौजवान किसी खूबसूरत लड़की पर क्यों हमला कर देता है। शायरी की देवी तू मुझे बता, ठीक है। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज, बता वो कौन सी छुपी हुई अजीबोगरीब वजह है। येट अनएक्सप्लोर्ड, जिसको अभी तक तलाशा नहीं गया, तलाश नहीं किया गया, वो कौन सी वजह है। कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि एक शरीफ ज़ादी एक अच्छे खासे आदमी को रिजेक्ट कर देती है। वैसे ये बात तो आज 21वीं सदी तक पता नहीं चली कि ये लड़कियां रिजेक्ट करती क्यों हैं मर्दों को, शरीफ आदमियों को। एंटा सो बोल्ड, कैन लिटिल मैन एंगेज, और सो बोल्ड, इतने बड़े बड़े मामलात काम के अंदर इतना छोटा आदमी एंगेज हो जाता है। बड़े बड़े मामलात में छोटा आदमी एंगेज हो जाता है। एंड इन सॉफ्ट बोजम्स ड्वेल सच माइटी रेज, और नर्मो नाजुक सीनों के अंदर इतने तूफान खेज किस्म के गुस्से रहते हैं। लड़की के बारे में कह रहे हैं, बेलिंडा जब गुस्सा करती है एंड पर, कि इतने नरम गरम सीनों के अंदर इतने ज़्यादा गुस्से रहते हैं, गुस्सा रहता है। अच्छा, ये बात अब खत्म हो गई, अब दो काम हो गए। क्या हो गया आप बताएं मुझे। दो काम हो चुके हैं जी। एक ये भी जो बड़े बड़े काम कैसे होते हैं, एक उसमें उसकी मोहब्बत देखी है और गुस्सा। मैं अगर बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं तो दो बात देखो। एक बात ये हुई, अगर मैं एपिक मोक एपिक की बात करूं, एक बात क्या हुई, म्यूज से दुआ हो गई। दूसरी बात क्या हुई, सब्जेक्ट मैटर बता दिया गया। एपिक पोएम जब स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले म्यूज से दुआ की जाती है। इस पोएम में भी पहले म्यूज से दुआ की गई। एपिक पोएम में भी क्या किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है पोएम का। इसमें भी सब्जेक्ट बता दिया गया है। अब ये 2 पॉइंट आपके हो गए, 2 पैराग्राफ हो गए, बाकी 3 पैराग्राफ बच गए इस सवाल के। अभी पूरी पोएम पढ़ी हुई है, लेक्चर भी पहला है, अभी 1 हफ्ता पूरा खपना है इसके ऊपर। समझ आइए, ऐसा सा आ जाएगा। सोल थ्रो वाइट, सोल यहां पर सन है, सूरज है। सोल सूरज, थ्रो वाइट कर्टन्स, सफेद कर्टन में से शॉट, कर्टन का मतलब पर्दों में से, शॉट फेंकता है। टेमोरियस रे, माइल्ड हल्की हल्की शुआएं फेंकता है।
एंड ओप दोज आइज, और सूरज उन आँखों को खोलता है, दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, जो लाजमी दिन को भी गिरहन लगा दें। ये इतनी चमकदार आँखें हैं, ये खुल जाए तो दिन को गिरहन लग जाए। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक, अब लैप डॉग्स वो गोद वाले कुत्ते, पालतू कुत्ते, और पालतू कुत्ते जाग कर अंगड़ाइयाँ लेते हैं। राउजिंग शेक, जागने के बाद जो शेक लेते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स, और वो बेचैन लवर्स जो हैं, मोहब्बती जो हैं, जस्ट एट 12 अवेक, दिन के 12 बजे उठ जाते हैं मोहब्बत करने वाले आशिक। थ्राइस रंग द बेल, बलेंडा 3 दफ़ा घंटी बजाती है। द स्लिपर नॉक द ग्राउंड, और अपने स्लिपर ग्राउंड पर खटखटाती है। क्यों खटखटा रही है, क्यों पहल दे रही है? ताकि मुलाजमा आए वहाँ पर, मुलाजमा को बुला रही है। क्लियर है? एंड द प्रेस्ड वॉच, और जब वॉच को प्रेस करके रखती है, रिटर्न द सिल्वर साउंड, तो जवाब में वॉच उसे एक नकराई आवाज़ सुनाती है, एक सिल्वर जैसी आवाज़ सुनाती है। कहने का मतलब है ये पुरानी वॉच है, क्लॉक है, ये क्लॉक रेत से चलती है, रेत थोड़ी थोड़ी नीचे गिरती रहती है और घड़ी चलती रहती है। जब पिछला घंटा मालूम का, ये मिनट नहीं बताती, घंटा बताती है। जब पिछला घंटा मालूम करना हो, आपको पता ही नहीं, आप नींद से उठेंगे कौन से टाइम हो रहा है, तो आप जब उसे प्रेस करते हैं, वॉच को ऊपर एक बटन होता है, तो वो पीछे वाला घंटा बताती है कि टिन 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 टिन, आप काउंट करते रहते हैं, पता चल जाता है कि 12 बजे या 11 बजे। ये 18वीं सदी है ना। ओके, अब आपको हिस्ट्री भी पता चल रही है। सो नाइस ऑफ यू फॉर कीपिंग गुड एयर्स हेयर। आज लेक्चर मेरे ख्याल में काफ़ी बोरिंग था, क्योंकि आज सारा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। कल से टेक्स्ट होगी सारी, टेक्स्ट में हम इसके कलर्स को और फिर अपने सवालों को यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। आपका कल का काम क्या है? कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आपका ये एक पेज, ये जो मैंने पेज आपको टेक्स्ट का पढ़ाया है, यही आपका सबसे अहम है। बाकी कुछ याद करो या ना करो। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। माय फोन नंबर इज 03334655 305। Thank you very much.